एक मिथ है कि सिर्फ सबको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बायोलॉजी लिया है तो डॉक्टर बनना ही एक उनके पास लास्ट ऑप्शन। एएफएमसी का जो एग्जाम होता है वो स्पेशल सर ऐसा ही होता है जिसमें मतलब हम डॉक्टर होते हैं पर लेकिन आर्मी में होते हैं। हम बायो इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़े, सारा खेल शब्दों का है। जिस कैंडिडेट का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है जी सर, उसको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? सर जैसे अगर मैं बताऊं तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो सर एक यूनिट है रिप्रोडक्शन जनन वाली, तो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है और बहुत इजी भी है। बाद में मैं तुम लोगों के लिए पास वाला जो जुगाड़ जो अमित सर से पूछा था मैम से भी सेम सवाल पूछने वाला है। बायो में भी मैम कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जी सर, वो चैप्टर्स पहले करने चाहिए या उनको बाद में करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले सिंपल चीजों को करना चाहिए। इससे पीछे से अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए, खुद मैंने मैम की क्लासेस देखी है, बहुत उम्दा मैम पढ़ाती हैं बायो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें पासिंग मार्क्स के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं? चैप्टर के अकॉर्डिंग ना जाके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चला जाना चाहिए। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है बायोलॉजी में जेनेटिक्स, अकेली 18 मार्क्स की यूनिट है सर। हेलो प्यारे बच्चों, डाउट इज आउट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज है मेरे साथ स्वाभी मैम। तो हम सबसे पहले आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे सवाल आप लोगों के रहते हैं बायो से लेकर बायोलॉजी से रिलेटेड कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम की जब हम बात करते हैं। तो मैम से उन सभी तमाम सवालों के जवाब जो हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप सवाल अपने जो है कहीं ना कहीं क्लासेस में पूछने की कोशिश करते हैं, बट सारे सवालों के जवाब टीचर्स भी कहीं ना कहीं नहीं दे पाते, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया ताकि आपके जो एक वैल्यूबल डाउट्स होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं सीरीज़ में जो है कवर अप करें। तो आज आपकी जो डाउट्स हैं वो मैं मैम से रखूंगा और मैम उन डाउट्स का जो है कहीं ना कहीं जो है उनको आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मैम सबसे पहला जो सवाल रहता है बच्चों का बायो को लेकर, बिल्कुल सर। वो यही रहता है कि जब हम 11th में आते हैं, मतलब 10th तक सभी जो है सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, जी सर। तो बायो जब लेते हैं कोई भी क्या जो स्टूडेंट है, जी तो कौन-कौन सी उनकी एंट्रीज़ जो है कहीं न कहीं ओपन हो जाती है कि जो बायो अगर मैंने लिया है, जैसे कि केमिस्ट्री लेते हैं तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में चले जाते हैं। जी। तो बायो से रिलेटेड हमने ये सुना है कि सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। जी क्या सर। ऐसा कोई और भी जो है कहीं न कहीं जो एक लाइन है जहाँ पर जो है बायो से हम जा सकते हैं? ये सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल सर, मतलब ये तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक मिथ है कि सिर्फ सबको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बायोलॉजी लिया है तो डॉक्टर बनना ही एक उनके पास लास्ट हाँ, ऑप्शन है। मतलब स्कूल में भी मैम जब हम पढ़ा करते हाँ, थे तो कहीं न कहीं यही रहता था। बिल्कुल हाँ। सर। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सर फार्मेसी है, हुँ। सर बीएससी नर्सिंग है, हुँ, हुँ। सर उसके अलावा अगर किसी को टीचिंग के फील्ड में जाना है तो वो हुँ, हुँ। टीचिंग के फील्ड में भी जा सकता है। हुँ, जैसे हुँ। अगर बीएससी की, एमएससी की, पीएचडी कर सकता है। हुँ, हुँ। बीएड करके सर वो नॉर्मल टीचर बन सकते हैं हुँ, हुँ। और पीएचडी करके सर प्रोफेसर बन सकते हैं। हुँ, सर बीएससी नर्सिंग करके नर्स बन सकते हैं। हुँ, हुँ। सर ऐसे ही अगर देखा जाए तो हम लोग डिफेंस के फील्ड में एएफएमसी का जो एग्जाम होता है हुँ, वो हुँ। स्पेशल सर ऐसा ही होता है जिसमें मतलब हम डॉक्टर होते हैं पर लेकिन आर्मी में होते हैं। अच्छा। सर उसके अलावा आर्मी में जा सकते हैं, हुँ, बैंकिंग हुँ। वाले सेक्टर में जा सकते हैं, हुँ, हुँ। पुलिस आपका जो है उसका हम फॉर्म भर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हुँ, हुँ। सिर्फ एक एक ये सवाल मेरा ये है कि आपसे कि जैसे कि स्पेसिफिक ऐसा है कि बायो वालों को ही वो प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे कि आपने डॉक्टर्स बताया, बिल्कुल डॉक्टर जा सकते हैं और मेरे हिसाब से जो फार्मेसी है तो उसमें भी डॉक्टर्स जो जिनके पास बायो होगी वही जा वही सकते हैं। वही सर। तो ऐसी कौन-कौन सी एंट्रीज़ हैं जो सिर्फ बायो वालों के लिए ही कहीं न कहीं खुली हुई हैं? सर एएफएमसी ठीक जिसको है, मैथ्स वाले या बाकी कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, आर्मी में जो डॉक्टर्स होते हैं। ओके, सर बीएससी नर्सिंग वो तभी हो पाएगा जिनके जब पास आपके पास बायोलॉजी है, हुँ, ठीक हुँ। है। सर फार्मेसी हो गया। सर जो टीचर मैंने बताया वो भी अपना स्पेसिफिक हुँ, सब्जेक्ट हुँ। का तो वो टीचिंग तभी तो हम मैटर करते हाँ हैं। सर तो वो इसमें तभी हो कुछ ऐसा है पाएगा। मैम, जैसे कि मान लीजिए मुझे बीएससी मतलब नर्सिंग वाले सेक्शन में जाना है या फार्मी वाले सेक्शन में, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स होने चाहिए तब आपका जो है ये आपको जो है स्ट्रीम मिलेगी, ऐसा कुछ है या फिर? हाँ सर, वो कुछ-कुछ अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपना होता है। हुँ, कुछ हुँ। तो जो है डायरेक्ट एंट्रेंस के बेस पे हमें एडमिशन मिल जाता है। हुँ, हुँ। कहीं-कहीं पर ये होता है कि अगर मेरिट लगनी है तो हुँ, हुँ। तुम्हारे इतने मार्क्स होने चाहिए। हुँ, कहीं हुँ। पर ऐसा भी होता है सर कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो हुँ, हमारे हुँ। 60% मार्क्स हों या 65% मार्क्स हों, हुँ, हुँ। तो वो डिपेंड करता है सर हम कौन से फील्ड में जाना चाहते हुँ, हैं हुँ। उसके ऊपर। बहुत बढ़िया मैम। एक सवाल मैम, जब हम जैसे मैंने भी मैं नॉन मेड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो पीसीएम जी, मेरे पास था। जी सर। तो जनरली क्या होता था ना कि जब मैंने जैसे बहुत पढ़ते थे, कुछ लोग ऐसा होता था कि दोनों लेके रखते थे, मैथ्स भी होता था, उनके पास बायो भी बायो होती भी, थी। जी। तो मैंने जब भी उनकी किताबों को देखा ना, उनमें बहुत बड़ी-बड़ी स्पेलिंग, बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स होते थे। तो मेरे माइंड में भी सवाल आता था कि यार इतनी बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स क्या इनकी मीनिंग को हम कैसे कन्वे करते थे? जी। तो
वो कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है चीजें, मतलब कैसे वो चीजें याद रहती हैं? सर ये ना आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ना बच्चे अक्सर डरते हैं। आपको हम्म। पता है बायोलॉजी लेने से बच्चे इसीलिए छोड़ देते हैं, हाँ कहते जी हैं मैम, बायो में ना बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं कहती हूँ बायो में जो वर्ड्स होते हैं उनका एक मीनिंग होता है, और सर अगर हमने वो मीनिंग सीख लिया तो सर हमारी बायो आधी खुद ही आसान हो जाएगी। जैसे मैम एग्जांपल दे सकते हो कुछ? हाँ बिल्कुल सर, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ सर। जैसे हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस वर्ड है, सुनने में कितना बड़ा लग रहा है, पर लेकिन सर जब हम यहाँ पर देखेंगे इसको दो वर्ड्स में तोड़ लीजिए। एक हो गया ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड जो है ग्लूकोज से कनेक्ट करेंगे, और लाइसिस मतलब टूटना, यानी कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटा तो सिंपल मीनिंग हो गया। ऐसे ही सर एक और एग्जांपल है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस सर दो वर्ड्स इसमें भी छुपे हुए हैं, एक गैमेट एक जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड जब भी आ रहा है तो जेनेसिस मींस किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब गेमेटोजेनेसिस। तो सर बायोलॉजी में वर्ड्स जितने बड़े दिखते हैं वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, हमें बस उन शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। मतलब फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल। इस वर्ड का क्या है, जैसे कि इंग्लिश में रूट वर्ड होते हैं तो रूट वर्ड से हम कनेक्ट कर लेते हैं, हाँ तो ऐसा बायो में भी है? बिल्कुल सर, ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, अब इसमें यूपी बोर्ड वाले बच्चे थोड़े से घबरा गए होंगे कि मैम ने तो ये तो इंग्लिश में बता दिया, हमारा हाँ हिंदी में मैम क्या। ये बहुत पता है, हाँ हिंदी में भी। सर मैं हिंदी में बताती हूँ, जैसे वर्ड है पुष्प वृंत, है ना, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। वृंत मतलब डंडी, पुष्प मतलब पुष्प की डंडी। आपको भी सर मतलब क्लियर हो गया होगा कि फूल की डंडी की बात हो रही है। जैसे सर बाह्य दल है ना, बाह्य मीन्स जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दल मतलब आपका सेपल्स जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, पत्ती नुमा संरचना, उनकी बात कर रहे हैं। तो सारा खेल चाहे हम बायो इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, सारा खेल शब्दों का है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए कितना उम्दा जो है मैम ने आंसर्स किया है। मैम ये तो होगी चलो बायो में जो वर्ड्स की हम बात करते हैं जी। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल रहता है, जैसे कि अभी बोर्ड एग्जाम है, जी सर, यूपी बोर्ड का एग्जाम है, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स आ रहे हैं, और उसमें जी। चैप्टर्स भी मेरे हिसाब से कॉमन ही होते हैं। जी जी सर। कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो जी सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं, और जिस कैंडिडेट का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है जी सर। उसको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, और जो कंप्लीट कर चुका उसको रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए? बिल्कुल। बाद में मैं तुम लोगों के लिए पास वाला जो जुगाड़ जो अमित सर से पूछा था, मैम से भी सेम सवाल पूछने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैम इसका आंसर कीजिए। सर जैसे अगर मैं बताऊं तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो सर एक यूनिट है रिप्रोडक्शन, जनन वाली, तो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है और बहुत इजी भी है, इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। 14 मार्क्स की ये यूनिट होती है। उसके अलावा सर हम इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, चारों तरफ की बहुत इजी यूनिट है, जिसको एक बार बच्चे पढ़ेंगे तो सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, सोचिए सर मतलब अपने बारे में ही पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये ऐसी यूनिट्स हैं जो बहुत अच्छे, मतलब अगर बच्चा चाहता है उनकी परसेंटेज को भी बूस्ट करेगा, और बहुत आसान यूनिट है जिनको अगर अभी भी बचा हुआ टाइम है, इसे 1 महीने के अंदर भी बच्चा कवर कर सकता है। मैम जैसे हर एक है ना, जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं हम, जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक हो गया, मैथ्स में डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर्स हो गए, बायो में भी मैम कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जी सर। तो वो चैप्टर्स पहले करने चाहिए या उनको बाद में करना चाहिए? क्योंकि सर हर स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिसको बायो बहुत डिफिकल्ट लग रही है, उसको सबसे पहले जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है वो करने चाहिए, या फिर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो नॉर्मल चैप्टर्स है वहां से शुरुआत करनी चाहिए? सर ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले सिंपल चीजों को करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर मैंने सिंपल चीजें कर ली तो मैं ज्यादा चीजें कर पाऊंगी, और मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा लगेगा कि मेरे इतने सारे चैप्टर्स तो हो चुके हैं। इसीलिए अभी जो मैंने लिस्ट बताई थी सर, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इकोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल ऐसे हैं जिससे बच्चा अपने आप से रिलेट करके पढ़ सकता है। और मेरे हिसाब से मैम इन चैप्टर्स को ज्यादा मार्क्स देना प्रायोरिटी इसलिए दिया गया ताकि हम इनके बारे में जाने सर, बिल्कुल यही कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, जैसे डिजीज वाला बताया हाँ, आपने, नेचुरल वाला बताया, रिप्रोडक्शन वाला बताया, ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए ज्यादा हैं। हाँ सर। बहुत बढ़िया सर और डिजीज भी उसमें ऐसी है, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, और सर फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ये बहुत कॉमन डिजीज हैं जो मतलब हम देखें कभी भी हम सबको भी होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बिल्कुल सर। कॉमन कोल्ड, तो देखिए अगर कॉमन कोल्ड पे क्वेश्चन आया सर, कितना इजी, अपने ही सिम्टम्स हम लिख सकते हैं, हमें क्या क्या फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। चैप्टर्स की जब मैं बात करता हूँ मैम, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कुछ तो सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं जी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं ये वेट करते हैं कि यार कुछ ऐसा हमें मिल जाए जी, कि हम पास हो जाएं। जी,
क्योंकि वो बच्चे भी हैं। हालांकि जी। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, हाँ, क्योंकि कहीं ना हाँ। कहीं इतना अगर एफर्ट्स कर रहे हैं और जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर ट्यूशन क्लासेस जैसे आप लोगों को मिले हैं, ऐसे टीचर्स अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए, खुद मैंने मैम की क्लासेस देखी हैं, बहुत उम्दा मैम पढ़ाती हैं बायो। थैंक यू सर। अभी तक जितने भी मैंने देखो, मैं तो बायो का स्टूडेंट नहीं रहा, बट मैंने देखा है कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को ना चीज़ें छोड़ दी जाती हैं मैम, क्योंकि कुछ जैसे मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स की बात करता हूँ, तो बिल्कुल। बड़ा ऐसा लगता है यार इसके बारे में क्या ही पढ़ना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं स्टूडेंट सीरियस नहीं लेते हैं या फिर उसको स्किप करा दिया जाता है, और वो कहीं न कहीं इसीलिए ऐड की देखो जो एक चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ अगर आपके सिलेबस में ऐड की गई है, तो देयर इज़ अ रीज़न, उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आपकी सोशल अवेयरनेसेस बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आप गलत और सही में कंपैरिज़न कर पाएँ। और जब टीचर्स आपको इस तरीके से जब इतना जो है ओपनली आप लोगों को हर एक चीज़ बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कहीं न कहीं टीचर्स आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मेरा सवाल मैम ये था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें पासिंग मार्क्स के लिए कौन-कौन से चैप्टर करने चाहिए? तो उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी हम मतलब कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो बच्चों को इस तरीके से करना चाहिए, इतने मार्क्स तो हम आ ही जाएँगे? हाँ, सर ये ना बच्चों के दिमाग में रहता है। हुँ। पर लेकिन मुझे लगता है फिर उनको ना चैप्टर के अकॉर्डिंग ना जाके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चला जाना चाहिए अच्छा, बायोलॉजी क्वेश्चन भी सब्जेक्ट। इसमें है? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल हुँ। सर। मतलब अगर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे, तो जिनका रहता ही है ऑलमोस्ट कि उस टाइप के क्वेश्चंस आते कौन-कौन ही से हैं। क्वेश्चन है मैम? बिल्कुल। सर जैसे अगर मैं बताऊँ पीसीआर है, हुँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हुँ, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक हुँ, क्वेश्चन हुँ, है, हुँ, हुँ, मलेरिया का है सर, लाइफ हुँ, साइकिल है। तो बायोडायवर्सिटी, क्योंकि सर आजकल हम देखते हैं हमारे चारों तरफ भी बायोडायवर्सिटी धीरे-धीरे लॉस्ट होती जा रही है। हुँ, तो एक हुँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया कहीं न कहीं, हुँ, हुँ, है ना? उसके लॉस्ट होने के रीज़न क्या हैं? हुँ, हम हुँ, इसको कैसे बचा सकते हैं? हुँ, हुँ। तो सर ये कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब कि अगर बच्चा उनको कर लेगा, तो सर वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। और बाकी यूनिट के अकॉर्डिंग तो मैं बता ही चुकी कि ये वाली यूनिट्स में जाना है, तो इन्हीं सारी यूनिट्स में से ये टारगेट करता है हुँ, हुँ। क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया। देखिए मैम ने आपको बता दिया है कि इतने मार्क्स तो अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएँगे। जी। मैम एक बायो में एक यूनिट होती है बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। मेरे हिसाब से 12th क्लास में बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती होगी। हाँ जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी, हालाँकि बच्चे डरते हैं। हुँ, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसमें सर मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को ना आते ही हुँ, बायोटेक्नोलॉजी का डर लगना शुरू हो हुँ, जाता हुँ, है। हुँ, पर क्योंकि सर हमारा पढ़ने का एक और मोटिव भी होता है। सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने बुक पढ़ ली और काम खत्म, है ना? कि हम अपनी लाइफ़ में उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और हुँ, बायो हुँ, में हर एक यूनिट अगर देखा जाए तो वो वैसा ही है। हुँ, हुँ, बायोटेक्नोलॉजी में जैसे सर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज़ है। आज के आने वाले टाइम पे हम गोल्डन राइस की बात करें सर, या फिर ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, तो सर सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की वज़ह से पॉसिबल हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो बच्चों को कहीं न कहीं ये भी पता होना चाहिए कि अगर जब बात टेक्नीक्स की आती है या टेक्नोलॉजी की आती है, तो हुँ, हुँ, क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं। तो वो यूनिट डिफ़िकल्ट है, पर सर हुँ, उसमें सिर्फ़ 2 ही चैप्टर हैं और वो स्कोरिंग यूनिट है। हुँ, 10 हुँ, नंबर की यूनिट है सर अकेली। 10 नंबर। हाँ, और सिर्फ़ 2 चैप्टर हैं सर। पासिंग मार्क्स कितने जाते हैं मैम इसमें? सर कितने 23, क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर होता है। प्रैक्टिकल्स? प्रैक्टिकल होता है सर 30 मार्क्स का। ओके, बहुत बढ़िया मैम। और कोई यूनिट मैम जो बायो में डिफ़िकल्ट और बहुत स्कोरिंग हो, उन यूनिट्स का नाम बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर। हुँ, सर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है बायोलॉजी में जेनेटिक्स। अकेली 18 मार्क्स की यूनिट है सर। पर 18 मार्क्स। बिल्कुल, बिल्कुल सर। पर उसमें भी क्या होता है कि सर तो मैम 2 देखिए यूनिट करके पास हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो होता तो मैं ऐसा ही करता। सर नहीं हाँ, सर, मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है कि 18 मार्क्स नहीं लाने खाली, या हाँ, 23 नहीं लाने। मैंने उनसे चलिए। 70 में से 70 का प्रॉमिस करवा रखा है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मैम, कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं, हाँ जी। हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। देखो बच्चों, मैं फिर हाँ, कहता हूँ आप लोगों को कि अगर टीचर इतने अच्छे मिले ना, तो फिर टॉपर बनने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से पढ़िए, और मेरे हिसाब से मैम ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं होता है बायो का। नहीं, नहीं, नहीं सर। हाँ, तो तो हम सर उस पे बात कर रहे थे, क्या था वो पॉइंट? हाँ हाँ। सर, ये सर मैं जेनेटिक्स के बारे में बोल रही थी। हुँ, जेनेटिक्स बच्चों को लगता है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, हुँ, पर सर जो चीज़ें हमने 10th में पढ़ी हैं, कहीं न कहीं मेंडल का सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो हुँ, बहुत ईज़ी है। थोड़ा-सा डीएनए का टॉपिक मुझे ऐसा लगता है जो वो पहली बार पढ़ते हैं, हुँ, तो हुँ, उसको भी अगर मेरे हिसाब से 1-2 बार पढ़ लेंगे अच्छे से, चीज़ों हुँ, को हुँ, रिवाइज़ कर लेंगे, तो हुँ, वो हुँ, बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, तो हुँ, फिर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा और ईज़िली मार्क्स भी अच्छे गेन कर सकते हैं सर। हुँ, हुँ। अभी मैम एग्ज़ाम है, राइट? जी सर। अ,
तो उस एग्ज़ाम से पहले जैसे कुछ बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है, जी, तो उनको कैसे जो है कवर करना चाहिए? कुछ यूनिट को छोड़ दिया जाए जी। या सभी को कंप्लीट किया जाए, उसमें से कुछ सिलेक्टेड चीज़ें कर ली जाएँ? तो जी। क्या स्ट्रैटेजी मतलब बनाएँ? सर उसमें ना यूनिट पूरी तरह छोड़ना जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर यूनिट से कुछ ना कुछ आता है, पर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो हर यूनिट से या हर चैप्टर से अगर बच्चा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेगा वो अभी कैसे भी, पता चलेगा? तो सर वो मैं अपनी क्लासेस में बताती रहती हूँ। तो और क्लासेस देखनी पड़ेगी मैम की। हाँ, हाँ, हाँ। अभी भी सर जैसे टाइम है तो उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट तो मेरे हिसाब करेंगे। से जब मैराथन्स आएँगे तो उसमें कवर की जाएँगी बिल्कुल, वो चीज़ें। बिल्कुल सर। हुँ, मैराथन में मैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ हुँ, और इम्पोर्टेंट कुछ क्लासेस क्वेश्चंस की हमारी रहेंगी। एग्ज़ाम से पहले भी कुछ क्लासेस आएँगी, तो हुँ, वहाँ हुँ, पर हम वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं हुँ, सर। हुँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल मैम, जब हम बायो हुँ, जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन्स बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। जी। उनको याद कैसे करें? मतलब कैसे उनका जो याद करके उनको लिख सकते हैं पेपर में? सर मेरे हिसाब से ना बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमसे ही रिलेट करता है, हुँ, अपने बारे में ही पढ़ना है। हुँ, अब आप देखिए चाहे हमें वो डीएनए के बारे में पढ़ना हो, हुँ, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना हो, हुँ, इकोलॉजी के बारे में पढ़ना हो, हुँ, हुँ, तो उस चीज़ को कहीं न कहीं समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुँ, 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 अगर हम चीज़ों को खुद से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो चीज़ें हमें समझ में आएँगी और जब हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, ईज़िली आंसर भी आ पाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना होता, उसको टू द पॉइंट लिखेगा, तो बच्चे को आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। हुँ, हुँ। और फिर सर एक बात ये भी है कि अगर हम कभी भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। जी सर। तो देखिए मैम ने तो आंसर्स यहाँ पे बहुत सही दिए हैं और मुझे लगता है कि बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इतनी डिटेल तो शायद मैंने कभी नहीं जानी। बट अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो जो मैम ने स्ट्रैटेजी बताई अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाएँगे। तो मैम अभी एग्ज़ाम है, जी सर। तो आप इस एग्ज़ाम के टाइम पे जी। बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे कि जिन बच्चों का सिलेबस हो गया उनको रिवाइज़ कैसे करना है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जी, इस टाइम पे आप बच्चों को मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बार आप बच्चों को प्लीज़ जो बिल्कुल बातें सर। बताएँगे? सर देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जिन बच्चों का सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है, उनको रिवाइज़ करना है और रिवीज़न में बच्चों को सर अक्सर दिक्कत आती है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज़ हुँ, करें? हुँ। तो आपको ना एक ही पेज पे या एक ही चैप्टर पे लेके घंटों तक नहीं बैठना है, क्विक रिवीज़न करना होता है। रिवीज़न का मतलब हमेशा यही होता है कि हम क्विकली जो है चीज़ों को पढ़ें। जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बच्चे एक बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें। अब पूरा और फुल डिटेल में तो सर अब नहीं जा सकते क्योंकि उतना टाइम अब नहीं बचा हुँ, है। हुँ, हुँ। तो थोड़ी-सी कुछ-कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वो बच्चे टारगेट करेंगे, तो अच्छे मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। साथ में सर सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हुँ, कोई हुँ। नया टॉपिक अब पढ़ने की जगह हुँ, जितनी हुँ। चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसको रिवाइज़ किया जाए। बार-बार रिवाइज़ हुँ, करें। हुँ, हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर रिवीज़न ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बेहतर मार्क्स की तरफ लेकर हाँ, जाती वही है। चीज़ आती है कि ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि जो हमने पढ़ा है वो ना छूटे, एटलीस्ट वो तो हमारे पास रहे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हुँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैम ने तो बहुत अच्छे यहाँ पर जो आप लोगों के डाउट जो है आउट करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे वो सभी कहीं न कहीं सॉल्व हो चुके होंगे। तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और बाकी मैराथन क्लासेस और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को जो है मैम जब क्लास लेंगी तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर एक चीज़ यहाँ पर बता देंगी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। आपको लगता है कि वो चैप्टर्स स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड कहीं न कहीं क्लास हो रही होती है। कहीं न कहीं टीचर्स उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी आप लोगों को बता रहा होता है, जो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, मिलेंगे एक और बेहतरीन एक पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए आप भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए।